क्या लीना, आज तुम चली जाओगी? तुम्हारे बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा बेटा। ठीक है मम्मी, तो मैं इन्हें आने से मना कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, ब्याह के बाद लड़की मायके में शोभा नहीं देती, तुम्हें तो अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा। अच्छा लेकिन मेरी एक बात सुन लीना, जरा बैठ तो यहाँ। हाँ मम्मी कहिए ना। देख बेटा लीना, तेरे ससुराल में तो सास ससुर है नहीं, है तो सिर्फ तेरे जेठ जेठानी। और सास ससुर नहीं है, इसीलिए सारा कुछ तेरी जेठानी ने अपने हाथ में ही रखा होगा। और क्या पता बेटा, तेरी जेठानी दामाद जी की सारी तनख्वाह ले लेती होगी और दामाद जी की तनख्वाह से सारा घर चलाती होगी तेरी जेठानी। इसलिए मेरी बात मान बेटा लीना, तू जाते ही ना दामाद जी को अपने कब्जे में ले लेना और दामाद जी की सारी तनख्वाह तू अपने पास ही रखना। देख तेरी जेठानी उठानी को मत देना दामाद जी की तनख्वाह। जब तक दामाद जी कुंवारे थे तब तक तो ठीक था बेटा, चल गया कि उनकी भाभी उनकी सारी तनख्वाह ले लेती होगी, लेकिन शादी के बाद एक पत्नी का अधिकार होता है अपने पति की सारी तनख्वाह वो अपने हाथ में ले। मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप? अरे बेटा मैं क्या अलग बता रही हूँ तुझे, ये तो घर घर की कहानी लगी है। जब तक देवर कुंवारा रहता है तब तक उसकी भाभी उससे उसकी सारी तनख्वाह ले लेती है, और क्या पता उसने अपने देवर को उल्टी सीधी सीख भी दे दी होगी। इसलिए देख बेटा, तू जाते ही ना सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश करना। अरे अपनी जेठानी को सास समझने की भूल मत करना कि उसने जो कह दिया वो तू चुपचाप मान ले। मैं जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है और एकाएक ये सब कुछ होगा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ऐसा करना ही होगा। और शुरू शुरू में तो दामाद जी भी इस बात का विरोध करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी सब कुछ समझा देना तुम। लेकिन मम्मी सोनम दीदी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि सोनम दीदी ऐसी होंगी। अरे बेटा किसी के चेहरे में लिखा होता है क्या कि वो कैसी है? जब तू साथ में रहेंगी ना तब तुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अरे शुरू शुरू में तो वो तुझे बहुत ही दिखावा करेगी और अपने झांसे में लाने की कोशिश करेगी। पता ठीक कह रही हूँ ना लीना मैं? क्या मेरे चेहरे में लिखा है कि मैं तेरी जेठानी के लिए क्या सोचती हूँ? हाँ मम्मी वैसे आप ठीक ही कह रही हो, मैं अपने पति की तनख्वाह अपनी जेठानी को क्यों लेने दूंगी भला? लीना पहली विदाई में अपने मायके आई हुई थी, लेकिन जब उसके ससुराल जाने का समय हुआ तो लीना की माँ ने लीना को उसके जेठ जेठानी के लिए बहुत ही उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी थी। और लीना भी एकदम आज्ञाकारी बेटी की तरह अपनी माँ की सारी बात सुन रही थी। कुछ ही देर के बाद लीना को लेने विवेक आ जाता है, और विवेक जब लीना को लेकर अपने घर जाता है तो लीना अपने ससुराल में देखती है कि उसके पति और जेठ के बीच में बहुत प्यार था। और लीना ने यह भी देखा कि उसकी जेठानी सोनम लीना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। लीना का ससुराल में 3-4 दिन यूं ही मिलने मिलाने में बीत जाता है। दीदी, अरे लीना अभी तो बहुत ज्यादा ठंड है, इतने जल्दी क्यों उठ गई तुम? दीदी सुबह तो मेरी जल्दी उठने की आदत है। वैसे आप इतने सुबह सुबह क्या बना रही हैं दीदी? अरे लीना मैं बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। अच्छा दीदी मैं भी आपकी मदद करती हूँ। हाँ कर लेना, लेकिन इतने जल्दी चूल्हा चौका संभालने की क्या जरूरत है तुम्हें? लगता है दीदी जानबूझकर मुझे चूल्हा चौका से दूर रखना चाहती है ताकि मैं इनसे हिसाब किताब ना पूछ पाऊँ, लेकिन मैं तो हिसाब किताब लेकर रहूंगी। अरे क्या हुआ लीना, क्या सोचने लगी तुम? कुछ भी तो नहीं दीदी। अरे आप अकेले काम करेंगे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है, लो सब्जी फ्राई कर दो तुम। हाँ दीदी। दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी रसोई में काम कर रहे थे, तभी बातों बातों में लीना ने अपनी जेठानी से पूछा, वैसे दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ लीना पूछो ना। दीदी घर का सारा खर्च कैसे चलता है? मतलब मम्मी पापा जी तो है नहीं, फिर घर का राशन बिजली पानी गैस वगैरह ये सब कौन देता है? अपनी देवरानी की ये बात सुनकर सोनम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने लीना को जवाब दिया, लीना मैं कई सालों से अकेले ही इस घर को चला रही थी, क्योंकि सास ससुर तो बहुत पहले गुजर चुके हैं। मेरी शादी को लगभग 11 साल हो चुके हैं। जब तक सास ससुर थे सारा कुछ सासू माँ ही देखती थी। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन सासू माँ के गुजर जाने के बाद तो सब कुछ मुझे ही अकेले संभालना पड़ा है। अब तक तो मैं और तुम्हारे जेठ जी इस घर का सारा खर्च चला रहे थे, क्योंकि विवेक की नौकरी तो अभी कुछ महीने पहले ही लगी है। अगर घर में अचानक किसी सामान की जरूरत पड़ जाती है तो जो भी घर में होता है वही ले आता है, जैसे कभी तुम्हारे जेठ जी ले आते हैं या कभी विवेक ले आता है। ऐसा है लीना, तुम्हारे जेठ जी को तो ज्यादा फुर्सत रहती नहीं है, तो बिजली का बिल भरना हो तो विवेक ही भर देता है, या फिर सब्जी लेकर आना हो राशन लेकर आना हो, या कभी कभी बच्चों की स्कूल में फीस वगैरह भी पेड करने जाना हो तो विवेक ही चला जाता है। वैसे तो हमारा ज्यादा बड़ा परिवार है नहीं, लेकिन विवेक की नौकरी से पहले घर का सारा खर्च तुम्हारे जेठ जी ही उठाते थे। अभी तक तुम्हारे जेठ जी ने सब कुछ संभाला था, इसलिए अभी तक ऐसा ही चल रहा है घर। अच्छा दीदी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे हम लोग तो बातचीत के चक्कर में बच्चों का स्कूल का टाइम ही मिस कर देते। अच्छा लीना अब तुम रसोई देख लेना, मैं भी बच्चों को तैयार कर देती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। ओ जस चलो बेटा जल्दी से तैयार कर देती हूँ मैं तुम्हें। और तुम्हारी दीदी उठ गई? हाँ मम्मा दीदी भी उठ गई हैं। सब समझ में आता है मुझे। अरे दीदी मुझसे सच क्यों कहेंगी? मैं अच्छे से जानती हूँ दीदी मुझसे सब कुछ झूठ बोल रही हैं
और वो घर का सारा खर्च सिर्फ विवेक जी से ही निकलवाते आई हैं। लेकिन दीदी मेरे सामने बहुत सियानी बन रही है। मुझे तो अब समझ में आ रहा है, दीदी तो अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती होगी और सारा खर्च मेरे पति से ही निकलवाती होगी। क्योंकि दीदी की एक बात से मुझे सब समझ में आ गया, दीदी बहुत ही चतुराई से जेठ जी के पास समय नहीं है ये बहाना करके इनसे ही सारा खर्चा निकलवाते आई हैं। जो मेन घर के बड़े खर्चे होते हैं वो सब तो यही पूरा करते हैं, फिर दीदी और भैया का खर्च होता ही क्या है। मुझे तो अब खुद टाइट बनना पड़ेगा, वरना मेरी तो कोई अपनी सेविंग होगी ही नहीं। इधर मेरे पति कमाते जाएंगे और इधर मेरे जेठ जेठानी मेरी पति की कमाई से घर का सारा खर्च चलाते जाएंगे। और मैं जब से आई हूँ तब से ये भी देख रही हूँ कि विवेक जी भी हर बात में बस भाभी 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 करते रहते हैं। अरे वो तो भाभी को बिल्कुल ऐसे पूछते हैं जैसे भाभी नहीं उनकी माँ होगी। भाभी भाभी। क्या हुआ विवेक जी? लीना भाभी कहाँ गई? क्या हुआ देवर जी, क्यों आवाज लगा रहे हैं आप मुझे? भाभी कितने दिन हो गए आपने सूजी का हलवा नहीं बनाया, आज तो मेरा बड़ा मन कर रहा है। भाभी जल्दी से सूजी का हलवा बना दीजिए ना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। लो देवर जी, आपको सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है और घर में सूजी नहीं है, एक काम कीजिए ना, बाजार से जाकर सूजी ले आइए और सुनिए साथ में घी भी लेते आना क्योंकि घी भी खत्म होने ही वाला है। हाँ भाभी आप तैयारी कीजिए, मैं अभी सूजी और घी लेकर आता हूँ। वाह जेठानी जी, चतुराई तो कोई आपसे सीखे। अरे मेरे पति को हलवा खाना था इसलिए आपने मेरे ही पति से सूजी और घी बुलवा लिया। सूजी और घी तो मेरे पति लेकर आएंगे और हलवा तो आप सब लोग खाएंगे, और वैसे भी हम तो 2 ही लोग हैं लेकिन आप तो 4 लोग हैं। मैं इस तरह से जेठानी जी की मनमानी नहीं चलने दूंगी, मैं तो धीरे से इन्हें सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं जाकर अभी मम्मी से बात करती हूँ। मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मेरी जेठानी जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बड़ी ही चालाक है ये। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था लीना, किसी के चेहरे में लिखा नहीं होता कि वो कैसा है। लेकिन माँ अब क्या करूं? सबसे पहले तो तुम दामाद जी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करो, अगर दामाद जी तुम्हारे कब्जे में आ गए तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है मम्मी? लीना लीना। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं, लगता है ये आए हैं। ठीक है बेटा, लेकिन देख मेरी बातों का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। अरे लीना तुम यहाँ कमरे में बैठी हो, मुझे तो लगा कि तुम भाभी के साथ रसोई में हलवा बनाने की तैयारी कर रही होगी। हाँ जी, मैं तो रसोई में ही थी, लेकिन वो एक जरूरी फोन आ गया था इसलिए मैं कमरे में आ गई थी। ये लो मिठाई खाओ। क्या इतनी सारी मिठाई लेकर आए हो आप? हाँ ये मिठाई घर में सबको पसंद है। अच्छा ये मिठाई पकड़ो, मुझे कॉल आ रहा है। ये क्या, ये इतनी सारी मिठाई लेकर आए हैं? अरे हम खाने वाले तो 2 लोग हैं और इन्होंने इतनी सारी मिठाई ले आए हैं। हम 2 लोग खाएंगे और भाभी का परिवार 4 है, वो 4 लोग खाएंगे। मतलब खर्च करे मेरा पति और मजे ले जेठ जेठानी और उनके बच्चे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं काम करती हूँ, मैं आधी मिठाई अपने कमरे में ही निकाल कर रख लेती हूँ और थोड़ी सी मिठाई रसोई में जाकर रख देती हूँ। ऐसा ही करती हूँ, रख देती हूँ आधी मिठाई। मुझे तो लगता है कि मेरी शादी से पहले ना यही सब होता रहा होगा घर में, इसलिए तो इनकी कुछ खास सेविंग है नहीं। लीना आधी मिठाई निकाल कर अपने कमरे में ही रख लेती है और थोड़ी सी मिठाई वो किचन में रखने चली जाती है। वैसे तो दीदी का परिवार 4 लोगों का है, लेकिन फिर भी मैं 5 मिठाई रख देती हूँ। अरे देवर जी ने मिठाई लाया और मुझे बताया भी नहीं। और ये क्या, पहली बार इतनी कम मिठाई? देवर जी इतनी कम मिठाई तो कभी नहीं लाते, क्योंकि ये मिठाई तो घर में सबको पसंद है। हो सकता है कि मिठाई वाले की यहाँ मिठाई खत्म हो गई होगी, इसलिए देवर जी ने इतनी ही ले आए हैं। मम्मी चाचू ने मिठाई लेकर आए हैं। हाँ बेटा, लो एक एक पीस खा लो तुम लोग। क्या मम्मी, चाचू इतनी कम मिठाई लेकर आए हैं? हाँ मम्मी, हम एक एक मिठाई तो नहीं खाने वाले। अरे इतनी मिठाई से काम नहीं चलेगा, तो अपने पापा को फोन कर दो, आपके पापा आते वक्त ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आ जाएंगे। अब ये जरूरी तो नहीं ना बेटा कि जब चाचू मिठाई लेकर आए तभी तुम लोग मिठाई खाओगे। बच्चों इस तरह किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया जाता, अभी जितने मिठाई है उतने खा लो। हो सकता है मिठाई वाले के यहाँ इतनी मिठाई बची होगी इसलिए चाचू ने कम ले आए हैं। जाओ तुम दोनों खा लो कमरे में ले जाकर ये मिठाई। ठीक है मम्मी। मुझे लीना की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कितनी बुरी तरीके से कहा कि अपने पापा को फोन कर दो, वो मिठाई लेकर आ जाएंगे। लेकिन जाने दो, मैं ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर घर में किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं करना चाहती। जैसे हमारे घर में अब तक सब कुछ सुख शांति से चलता आया है, हमेशा ऐसे ही चले। अगर इतनी ही मिठाई खिलाने का शौक है अपने बच्चों को, तो फिर अपने पापा से बुलाकर खाना चाहिए ना बच्चों को मिठाई। मुझे लगता है हमेशा से इस घर में यही होता आया होगा कि इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ मेरा ही पति लेकर आता होगा और ये लोग मजे से बैठकर खाते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। अब तक तो दीदी ने मेरे पति के अच्छी खासी मोटी रकम मार ली होंगी और अच्छा खासा रुपए भी जमा करके रखा होगा अपने खाते में। लेकिन अब तो मुझे सतर्क होना होगा और हर चीज में अपना दिमाग चलाना होगा। वैसे कल तो बिजली का बिल आने वाला है ना, जैसे बिजली का बिल आएगा मैं तुरंत जेठ जी को बिजली का बिल थमा दूंगी। अच्छा ठीक है सोनम, चलता हूँ मैं।
हुआ लीना? ये बिजली का बिल आ गया है भैया, जरा ये बिल तो पेड कर देना आप। अरे लेकिन बिजली का बिल तो विवेक पेड करते आया है। वो क्या है ना भैया, कल हम लोग मूवी देखने जाने वाले हैं तो इनके पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आप ही पेड कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है। बाप रे, ऐसी भी क्या जल्दी थी बिजली बिल पटाने की। मुझे लीना का इस तरह का व्यवहार देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि लीना के दिमाग में शायद यही चल रहा है कि घर में जितना भी खर्च होता है वो सारा खर्च उसका पति ही कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लीना को तो कुछ पता भी नहीं है कौन क्या खर्च करता है, फिर भी वो अभी से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। लेकिन देवर जी की शादी को अभी मुश्किल से 2 ही महीने हुए हैं और मैं यदि अभी कुछ बोलूंगी तो बेकार में ही बवाल हो जाएगा और देखने वाले भी क्या कहेंगे कि जब तक देवर की शादी नहीं हुई थी तब तो सब लोग साथ में हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन देवरानी के आते ही जेठानी ने देवरानी को अलग कर दिया। और मुझे लीना की बातों से इतना भी समझ में आ रहा है कि लीना यही सोचती है कि उसका जेठ कुछ खास कमाई नहीं करता है, सारी कमाई उसका पति ही कर रहा है। लेकिन जाने दो, मैं बेकार में इस लीना की छोटी मोटी बातों से दोनों भाइयों के प्रेम के बीच में दरार पैदा नहीं करना चाहती। दोनों भाई कितने अच्छे राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं। जेठानी सोनम ने अपनी समझदारी से अपनी देवरानी लीना की ऐसी छोटी हरकतों को नजरअंदाज करना ही सही समझा। लीना इस बात से अनजान थी कि उसका जेठ बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव का है, उसे बेकार का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लीना के जेठ जेठानी बहुत छोटी छोटी चीजों में ही प्यार और अपनापन ढूंढते थे, इसलिए लीना को लगता था कि उसके जेठ की कुछ खास कमाई नहीं है। इसीलिए उसकी जेठानी घर का सारा खर्च और अपना खुद का पर्सनल खर्च उसके पति से ही निकलवाती है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और इन बीतते समय के साथ लीना का व्यवहार अपने जेठ जेठानी और उनके बच्चों के प्रति बहुत ही बुरा होते जाता है। करीब 2 महीने के बाद लीना की जेठानी का जन्मदिन आता है तो लीना के जेठ जी उसे चांदी की पायल ला कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे सोनम, और ये है तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। थैंक यू वेरी मच जी। वैसे ये पायल की क्या जरूरत थी, आप तो बस मेरी पसंद की मिठाई ही ले आते बाजार से। बस मन किया तो मैं ले आया। अच्छा ठीक है, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, लेकिन शाम को तुम तैयार रहना, हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। नहीं जी, घूमने फिरने तो हम बाद में भी जा सकते हैं, बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। भाई इनकी पसंद का तो जवाब नहीं, कितनी सुंदर है ये पायल। दीदी दीदी। हाँ लीना, हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू वेरी मच लीना। दीदी ये चांदी की पायल। हाँ लीना, ये तुम्हारे जेठ जी ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया है। क्या, चांदी की पायल? हाँ लीना, आपको मालूम है दीदी, हमारी शादी से पहले ही इन्होंने मुझे जन्मदिन में सोने का हार दिया था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे देवर जी शुरू से शौकीन हैं। हाँ दीदी। अरे जेठ जी जेठानी जी को चांदी की पायल पहना रहे और कहा मेरी किस्मत, मुझे मेरा पति सोने का हार पहना रहा। भाई सोना खरीदने के लिए हैसियत भी तो होना जरूरी है ना। अब जेठ जी की हैसियत तो है नहीं कि जेठानी जी को सोने का हार दे दे उपहार में। जब शादी के पहले ये मुझे सोने का हार दे सकते हैं तो शादी के बाद ना जाने ये मुझे क्या देंगे। वैसे भी अगले महीने तो हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। देखना, मैं तो इनसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट लूंगी कि जेठानी जी ताकते रह जाएंगी। मैं तो इनसे पहले ही कह दूंगी जब हमारी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी आएगी तो ये मुझे कहीं बाहर घुमाने फिराने ले चलेंगे और उसके बाद मुझे महंगे से महंगा उपहार देंगे। तब तो मैं जेठानी जी को जलाऊंगी ना, क्योंकि जेठानी तो आज तक कहीं घूमने फिरने निकलते ही नहीं। अरे बिल्कुल गवारों जैसी जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। समझ में नहीं आते ये 10-12 साल ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे ही बिताए होंगे। लेकिन अच्छी लाइफ बिताने के लिए रुपए भी तो होना जरूरी है ना, जो कि जेठ जेठानी के पास तो है नहीं। अब जेठ जी की छोटी सी तनख्वाह में जेठानी जी क्या क्या करेगी, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी या फिर अपने शौक पूरे करेंगी। कहाँ मेरी किस्मत और कहाँ जेठानी जी की किस्मत। लीना सारी बातों से अनजान थी और वो तो बस इतना जानती थी कि उसका पति अच्छी खासी रुपए कमाता है, तो लीना तो अब अपनी किस्मत और अपने पति की हैसियत पर इतराने लगी थी। लीना की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ते ही जाती है और कुछ दिनों के बाद लीना और विवेक की एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी आ जाती है। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, जो आपने हमारी एनिवर्सरी पर मुझे इतने सारे तोहफे दिलाए। मैंने तो आपसे एक ही साड़ी मांगी थी, लेकिन आपने तो 2 साड़ियां दिला दी मुझे। नहीं लीना, एक साड़ी तो मैंने भाभी के लिए खरीदी है। क्या, आपने भाभी के लिए साड़ी खरीदी है? हाँ। खुद के पति की तो हैसियत है नहीं कि उन्हें वो महंगा उपहार दे, इसलिए साथ उन्होंने शुरू से ही अपने देवर से ही तोहफे मांगे हैं। क्या सोच में डूब गई लीना तुम? कुछ नहीं जी। अच्छा अब घर भी चलना है या और कुछ खरीदना है तुम्हें? नहीं, अब घर चलते हैं, इतना सब कुछ तो खरीद लिया है हमने। विवेक लीना को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है, उसके बाद जब वो लोग घर वापस जाते हैं। आ गए तुम लोग शॉपिंग से? जी भाभी। लीना, जो साड़ी हमने भाभी के लिए खरीदी है वो दे दो तुम भाभी को। हाँ हाँ, अभी दे देती हूँ। लो दीदी,
हो अपने देवर की तरफ से, क्योंकि भैया तो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं। अब बेचारे जेठ जी की भी क्या गलती है, अब उनकी हैसियत तो है नहीं कि वो आपको इतने महंगे तोहफे दे। लेकिन चिंता मत कीजिए दीदी, आपके देवर की तो हैसियत है। लीजिए अपने देवर की तरफ से ये महंगी साड़ी रख लीजिए उपहार में। देखिए ना दीदी, जैसी साड़ी आपके देवर जी ने अपनी पत्नी के लिए लाए हैं, वैसी साड़ी आपके लिए भी लाए हैं। लीजिए, देखिए ना, वैसे भी इतनी महंगी साड़ी भैया तो आपको दिलवा नहीं पाते होंगे, पहन लीजिए अपने देवर के राज में। इस तरह लीना हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही थी और अब तो सोनम के भी बर्दाश्त की सीमा खत्म होती जा रही थी, क्योंकि हर किसी का एक आत्मसम्मान होता है और कोई भी अपना आत्मसम्मान किनारे करके रिश्ते निभा नहीं सकता। अपनी देवरानी के मुंह से अपने पति के लिए इस तरह की बातें सुनकर सोनम का तो अब दिमाग खराब हो चुका था। अपने भाई के लिए अपनी पत्नी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर विवेक का भी दिमाग खराब हो चुका था। विवेक ने बहुत जोर से लीना को चिल्लाया, लीना, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी भाभी के बारे में ऐसी बातें बोल रही हो? हाँ हाँ, आपकी भाभी ने आपको अपना गुलाम जो बना रखा है, आप तो अपनी भाभी का ही साइड लेंगे ना। हाँ हाँ, इतने सालों से पूरे घर का खर्चा तो आप ही चला रहे हो और अपने भाई भाभी का परिवार भी आप ही पाल रहे हो। लीना, ये क्या कुछ भी बके जा रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ, जो मैं इतने दिनों से देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। अब तुम्हारे भाई भाभी तो तुम्हें इतने आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि खुद की तो कोई कमाई है नहीं, बस अपने भाई की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं ये सब अब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और आगे चल के हमारे भी तो बाल बच्चे होंगे ना। अरे हमारी भी तो जरूरतें बढ़ेंगी, तो क्या हमारे पास अपनी कोई सेविंग नहीं होनी चाहिए? और यदि आप अपना सब कुछ इसी तरह अपने भाई भाभी और उनके बच्चों पर लुटाते रहोगे तो हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के लिए क्या बचाओगे? लीना, मैं कहता हूँ बस करो। नहीं, मैं इतने दिनों से सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे भी तो दिखाई देना चाहिए, आखिर मेरे पति के खाते में इतने रुपए सेव है। इतने रुपए कमाने के बावजूद भी आपके खाते में कभी मोटी रकम दिखाई नहीं देती मुझे। अरे मैं पूछती हूँ आपसे कि हमारा कोई अपना फ्यूचर नहीं है क्या? हमारे फ्यूचर में हमारे बाल बच्चे रुपए रुपए के लिए तरसेंगे, क्योंकि आज अपना सब कुछ तो आप अपने भाई भाभी और उनके बच्चों पर लुटा रहे हो। कान खोल कर सुन लीजिए, अब तक तो सब कुछ मैंने चुपचाप सह लिया, लेकिन अब बिल्कुल नहीं सहूंगी। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो लीना, ये क्या कुछ भी बके जा रही हो तुम? मैं जानती हूँ सच कड़वा होता है, और आज मैं जो भी बोल रही हूँ एकदम 100% सच बोल रही हूँ। और ये भी मुझे अच्छे से मालूम है कि आज सच बोलने की वजह से आप सब लोग मुझसे नफरत भी करने लगे होंगे, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि कौन मुझसे नफरत करता है और कौन मुझे प्यार, लेकिन जो सच है वो तो मैं आज बोल कर रहूंगी। और दीदी भैया, आप लोग भी सुन लीजिए, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। सुनिए जी, आप कोई तुरंत नया घर खरीद कर हमारे रहने का इंतजाम करो। और ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि इतने रुपए तो आप कमाते ही हो कि एक नया घर आराम से खरीद सकते हो। लीना, भगवान के लिए बस करो। क्यों, बुरा लग रहा है आपको? आपके भाई भाभी बेघर हो जाएंगे ऐसा सोच रहे हो क्या आप? तो आप चिंता मत करो, आपके भैया भाभी की चिंता मुझे भी है थोड़ी बहुत। हम एक काम करते हैं, ये घर ना आपके भाई भाभी को दान में दे देते हैं, क्योंकि उनकी औकात तो है नहीं कि वो कोई नया घर ले सके। बदतमीज। क्यों, कहा था ना मैंने, सच कड़वा होता है। आप सब लोगों को मेरी बातें जरूर बुरी लग रही होंगी, लेकिन आज आपका चाटा भी ना मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकता। आज तो जो सच है वो मैं बोल कर रहूंगी। देवा जी, बोले दो इसे, अरे इसके मन की भी तो सुन ले हम लोग। हाँ तो सुनिए दीदी, ये जो घर है ना, ये घर हम लोग आप लोगों को दान में दे देते हैं। आप लोग को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ साथ में रहकर अपना और नुकसान नहीं करवाना चाहती हूँ। भाभी, क्या करूँ मैं इसका? ये बिना सोचे समझे मेरे राम जैसे भाई और सीता मैया जैसी भाभी को न जाने क्या क्या बोले जा रही है। मैंने कहा ना, आज ना ही आपका गुस्सा मुझे चुप करा सकता है और ना ही आपका इमोशनल। नहीं, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। हाँ तो दीदी, भैया की तो हैसियत है नहीं। रीना, बंद करो अपनी बकवास। यदि तुमने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई ना, तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। अरे समझ क्या रखा है तुमने खुद को? जब से इस घर में आई हो अपना हुक्म चलाए जा रही हो। अरे मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ। और तुम किस गुमान में जी रही हो कि तुम मेरा पति कुछ नहीं कमाता? अरे मूर्ख लड़की, दिमाग है तुम्हारे पास या फिर दिखावा ही सब कुछ होता है? अरे तुम्हारी शादी को अभी 1 साल नहीं हुए और हमारी शादी को लगभग 12 साल होने को आए, तो क्या हम लोग शादी के 12 साल बाद भी एक दूसरे को ये
1,20,000 रुपए का अंतर है। क्यों? सुना दीदी आपने? जेठ जी की और मेरे पति की तनख्वाह में करीब 1,20,000 रुपए का अंतर है। अब बताइए ना दीदी, मैं कहाँ गलत हूँ? अरे कम से कम पूरी बात तो सुन लो। अभी भाभी ने पूछा था ना कि दोनों भाइयों की तनख्वाह में करीब कितने रुपए का अंतर है, तो मैंने तुमको बताया 1,20,000 रुपए का अंतर है। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मेरी तनख्वाह भैया की तनख्वाह से 1,20,000 रुपए कम है। अपने पति से ये बात सुनकर तो लीना को जोर का झटका लगता है। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तनख्वाह जेठ जी की तनख्वाह से कम है, वो भी 1,20,000 रुपए। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लीना, क्या तुम नहीं जानती? मैं सिर्फ और सिर्फ अभी एक इंजीनियर हूँ और भैया की पोस्ट से बहुत नीचे काम करता हूँ मैं। भैया बहुत ऊंचे पोस्ट में काम करते हैं। भैया अपने ऑफिस में सीनियर मैनेजर के पद पर हैं। भैया, मैं सच कह रहा हूँ ना। देखो विवेक, तुम तो शुरू से ही जानते हो मुझे इस तरह का बेकार का दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस सीधे और सरल जिंदगी व्यतीत करना अच्छा लगता है। लीना, अगर तुम मेरी वास्तविक तनख्वाह जानना चाहती हो तो एक एमएनसी में सीनियर मैनेजर की तनख्वाह गूगल में सर्च कर सकती हो, और वो भी एक जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में। तुम चुप नहीं रहना चाहती थी ना, तो आज मैं भी तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब देकर रहूंगी। चलो तुम मेरे कमरे में, तुम्हारे बाकी सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें अपने कमरे में ही ले जाकर दे सकती हूँ। तुम सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें मम्मी जी के कमरे में क्यों लेकर आई हूँ। तो सुनो, जब मैं ब्याह कर आई थी तब मम्मी जी मुझसे मेरे सारे जेवर लेकर और सारे महंगे सामान लेकर अपने कमरे में रखा करती थी, लेकिन मम्मी जी के जाने के बाद भी मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि आज भी मैं अपने महंगे सारे सामान इसी कमरे में रखती हूँ। रुको जरा तुम, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल के जवाब देती हूँ। बस थोड़ी देर रुको तुम। थोड़ी ही देर में सोनम अपने सारे महंगे महंगे जेवर और साड़ियाँ पलंग में सजा देती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ही पति तुम्हें तोहफे देता है और तुम्हारे ऊपर खर्च करता है? अरे तुम्हारी शादी तो अभी नई हुई है, मेरी शादी को तो 12 साल हो चुके हैं। तुम्हें यही लगता है ना कि मेरे पति ने मुझे कभी तोहफा नहीं दिया, तो आज मैं तुम्हारे ये सारे वहम दूर करती हूँ। ये देख रही हो इतने सारे जेवर? अरे ये तो सिर्फ मैंने अभी आधे जेवर निकाले हैं। इतने जेवर तो मैंने बैंक के लॉकर में भी रखे हैं, और इतने जेवर लेने में ना तुम्हें 10 से 12 साल लग जाएंगे। लेकिन तब भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तब भी मैं तुमसे 10 साल आगे निकल जाऊंगी। बताओ, है तुम्हारे पास इतने जेवर? ये जितने भी जेवर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ वही जेवर है जो जेवर तुम्हारे जेठ जी ने मुझे तोहफे के रूप में दिया है। अभी तो मुझे जो मेरे मायके से जेवर मिले हैं वो जेवर अलग है, और मेरी शादी में जो मेरे सास ससुर ने चढ़ाए थे वो जेवर भी अलग है। और तुम्हारा क्या कहना था कि मेरा पति मुझे महंगी साड़ियाँ नहीं दे सकता? अरे ये जो 4-6 साड़ियाँ है ना, ये सिर्फ तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए निकाले हैं। ऐसी हजारों साड़ियाँ मेरी 3-3 अलमारियों में भरी पड़ी है। इनमें से एक एक साड़ियों की कीमत करीब 20 से 30,000 रुपए है। अब बताओ, मेरा गरीब पति तो मुझे ये सब नहीं दे सकता, तो ये सब आया कहाँ से? ये जो तुम साड़ियाँ देख रही हो ना, ये साड़ियाँ कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। कुछ साड़ियाँ मैंने तुम्हारी शादी के बाद खरीदी है, और कुछ साड़ियाँ तो अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही खरीदी है। लेकिन मेरी आदत तुम्हारे जैसे दिखावा करने की नहीं है। मुझे तो बस पसंद आई, मैंने खरीद ली और लाकर चुपचाप अलमारी में रख दी अपनी। यदि कभी मौका पड़े तो पहन लूंगी। और तुम क्या बोल रही थी कि मेरे बच्चों का खर्च तुम्हारा पति उठाता है? अरे मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे इस शहर के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी महीने की फीस करीब 35 से 40,000 रुपए है। अब इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे जेठ जी कितने गरीब हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें बाहर चलकर विवेक के सामने बताऊंगी। विवेक, लीना बोल रही थी कि हमारी औकात नहीं है घर खरीदने की, तो आज मैं लीना को बता देना चाहती हूँ, ये जिस घर में रह रही थी ना अब तक, ये घर मेरे पति ने मेरे नाम पर खरीदी है। हाँ लीना, ये घर तो भाभी का ही है, लेकिन भाभी ने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम भाभी के घर में रहते हैं। अरे बेवकूफ लड़की, कुछ बोलने से पहले जरा तो दिमाग लगा लेना था। अरे मैं तुम्हारी सारी बदतमीजियां इसलिए चुपचाप सह रही थी कि लोग क्या कहेंगे कि देवर की शादी हुई नहीं और जेठानी अलग हो गई। देखो देवर जी, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे का साथ देना ही होता है। इसलिए देवर जी, अब मैं तुम्हारी पत्नी के साथ ना एक छत के नीचे तो नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुम लोगों से कह देती हूँ कि तुम लोग अब अपने रहने की व्यवस्था कहीं और देख लो। लीना, तुमने इस घर में इतनी गंदगी फैला दी है कि अब उसे साफ करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे अपने भैया भाभी से दूर जाना पड़ेगा। लीना तो सुख कर कांटा हो गई, मानो काटो तो खून नहीं। अब लीना के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब